दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि उनके पिताजी को किस तरीके से गांव के रसूखदार लोग मिलकर खून के इल्जाम में फंसवा देते हैं। हालांकि उन्होंने खून नहीं किया था, लेकिन इस इल्जाम के लगने से और सजा हो जाने से उनके पिताजी को इतना गहरा धक्का लगता है कि वे गांव छोड़कर बंबई जाने का फैसला करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय समाज में खूनी होना कितना खराब माना जाता रहा होगा। उसके बाद उन्होंने बंबई का जिक्र किया है, किस तरीके से उनके पिताजी गोदी में जाकर काम करने लगे। हालांकि वे स्किल्ड वर्कर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे हुनर थे। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि किस तरीके से शराब की लत लगने से उनके सारे हुनर जो हैं वे भूलते चले गए और किस तरीके से वे वेश्या गमन भी किया करते थे कभी कभी। इन सब चीजों के ऊपर हमने जो है पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दारू के नशे में भी पिताजी द्वारा मां को मारने पीटने की कोई घटना याद नहीं है। एक ही घटना याद है, पर वह भी दूसरे कारणों के लिए। इससे पिताजी के मन का दूसरा ही कोना खुलता है। भगवान जाने एक दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने घर के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। भीतर सिर्फ मां, खिड़की दरवाजे बंद। शायद आज सखू का पसीना निकलेगा। चालीसी की औरतों की कानाफूसी, मैं रुआंसा, मां की जोर जोर से चीखने की आवाज और पिताजी की लाठी की आवाज। सामने की क्लब से यहूदी लोग दौड़े। तो इससे उस समय के सामाजिक संरचना का भी आप पता लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता था तो लोग कितना कंसर्न हुआ करते थे और दौड़े चले आते थे कि बीच बचाव करके सुलह का रास्ता निकाला जाए। पिताजी बाहर की खटखटाहट पर कोई ध्यान नहीं देते। अब शायद सखू मरेगी, ये बाहर की चिंता। यहूदी लोग दरवाजा तोड़ते हैं। भीतर जाकर देखते हैं तो पिताजी बिछौने पर लाठी पटक रहे हैं और मां कोने में रो रही हैं। बाहर के लोगों को लगा कि बीवी को पीट रहा है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। इतने साल बीत गए पर इस घटना का रहस्य नहीं खुला। मां की लड़की की बड़ी इच्छा थी। मेरे बाद एक बहन हुई पर बचपन में ही मर गई, इसलिए वह लड़की के लिए हमेशा मिन्नत करती। बड़ा सुख मिलता है इस तरह के विवरण पर पढ़कर। जहां हमारे देश में भ्रूण हत्या का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर ऐसे भी लोग रहे हैं जिनको बेटियों की दरकार रही है, और वो भी गरीब होने के बावजूद भी, क्योंकि बेटियों की शादियां कभी भी यहां बिना दहेज के नहीं हुई हैं। मां की लड़की हुई और उसके बाद तुरंत मेरी चाची की हमेशा बीमार रहने वाली लड़की मर गई। इसका सारा दोष मां पर आया। मां ने ही कुछ करनी करके लड़की मार डाली और स्वयं की कोख आबाद कर ली। ऐसी कुछ गलतफहमी चाची को हुई जो उम्र भर रही। बाद में उन दोनों में भयंकर दुश्मनी हो गई। वे दोनों एक दूसरे का अनिष्ट चाहती। चाची के मन में ये द्वेष आज तक नहीं गया। वे सब कुछ भूल जाए, इसके लिए मैंने और पत्नी ने मिलकर बहुत प्रयत्न किए, परंतु उसके मन में बैठा भूत नहीं निकला। एक दो बार वह घर भी आई, पर उसने हमारे घर में एक बूंद पानी तक नहीं पिया। ऐसे में खाना तो दूर ही रहा। शायद हम जहर दे दें या कुछ गड़बड़ कर दें, ऐसी उसकी भावना रही होगी। एक दो साल पहले की बात है, किसी रिश्तेदार ने अफवाह उड़ा दी कि मैं ट्रेन दुर्घटना में मर गया हूं। चाची और उसके रिश्तेदार चीखते चिल्लाते घर आए। ऐसा यह प्रेम, हर तरह के कड़वाहट के बावजूद भी लोगों में एक दूसरे के लिए अपनापन था, प्रेम था। एक दूसरे के सुख दुख से लोग प्रभावित होते थे। मैं क्या कह रहा था? बहन के बारे में। घर में मेरे बाद छोटी बहन के आने पर वह सबके लिए मन बहलाव का विषय हो गई। मैं उसे जान से ज्यादा चाहता। उसका नाम इंदु रखा गया। जिस हॉस्पिटल में मां की जचकी हुई, वहीं की नर्स ने मेरी बहन का यह नामकरण किया था। मां की तरह ही बहन का गोल चेहरा, वैसे ही उजले रंग की छोटे कद की बोलती आंखें। मुझे अपने आप पर शर्म आए, ऐसा कुछ व्यवहार उस समय पिताजी करते। उनकी टटपूंजी पगार, उस समय रंडीबाजी, माफ कीजिएगा, दारू की लत, शौक पूरा करने के लिए पैसों की हमेशा कमी रहती। अपनी लत पूरी करने के लिए वे गोदी के पीतल तांबा चुरा कर लाते। वैसे गेट पर पूरा बंदोबस्त होता। उन सब की आंखों में धूल झोंक कर वे साफ निकल जाते। जेबों की तलाशी में उनका माल मिलना असंभव होता। वे लंगोटी में माल बांधते। यदि उनकी चोरी पकड़ी जाती तो आज मुझे भी समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता, और उनकी अपनी खुद की कितनी फजीहत होती। मुझे वे सब घटनाएं बहुत बुरी लगती, पर कौन कहे इतना साहस उस छोटी उम्र में असंभव था।
एक और स्कूल में मैं सदा सच बोलो पढ़ रहा था और दूसरी ओर पिताजी की चोरी का माल चोर बाजार में बेच रहा था। कितना कॉन्ट्राडिक्शन होता है हमारे जीवन में। स्कूलों में हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है, असल जिंदगी में वो कितना काम आता है नहीं आता है, ये एक अलग ही विषय होता है। हालांकि स्कूल में हमेशा अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जिंदगी लोगों की बिल्कुल वैसी ही अच्छी अच्छी चले ये जरूरी नहीं। यथार्थ की दुनिया से स्कूल की दुनिया बहुत नकली लगती, तस्वीरों में नयन मनोरम चित्र टांगने जैसा। बस्ती में क्या नहीं था, एक आदमी तो रोज घर में 10 रुपए के नोट छापता, उसे हम छत पर सुखाते, हम में से किसी एक लड़के को वह उसे भांजने के लिए देता। इस आदमी का संयम ऐसा था कि वह ज्यादा नोट ना छापता, दिन भर का खर्च चल जाए, बस ज्यादा लालच करने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी, इस बात की उसे पूरी जानकारी थी। ऐसी थी बस्ती की दुनिया। तो नकली नोट छपाई की बात भी उस वक्त थी। ऐसी दुनिया में यदि मेरी परवरिश हुई होती तो ये सब परिवर्तन असंभव था। कौन कह सकता है कि मैं भी उनमें से एक होता, परंतु पिताजी का बढ़ता व्यसन, सारी पगार कर्जदारों में बढ़ जाती, सिर पर पठानों का कर्जा, दिनों दिन ये सब शायद इसके लिए असह्य होता जा रहा था। एक दिन अचानक ही वे नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, प्राप्त फंड आदि वे कर्जदारों में बांट देते हैं और गांव लौटने की योजना बनाते हैं। वैसे पिताजी का दर्शन बड़ा अजीब था, नंगा आया नंगा जाऊंगा। शराब के नशे में वे ऐसा ही बड़बड़ाते। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी माया जोड़ने की बात नहीं सोची। गोदी में भी वे चोरी करते, उनके लिए उसका अपना तरीका होता। बड़ी चोरियों में वे हाथ ना डालते। क्लब में खेलने के लिए आने वाला बूढ़ा यहूदी उनके अच्छे परिचितों में से एक था। सूट बूट में वह गोरा चिट्टा यहूदी घर आता, हैट निकालकर गुदड़ी पर बैठता, हमारे घर का मटन शोरबा खाता। उसका होंठ गाल तीखी मिर्च के कारण लाल लाल हो जाते, सू सा करता रहता। उसका हीरो का व्यापार था, छोटी सी लकड़ी की पेटी कांख में दबाकर वह धनवानों के पास जाता। उसे एक बार कुछ दिनों के लिए पैलेस्टाइन जाना था। तो यदि आप समसामयिक संदर्भों में देखें तो आज भी इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर जो युद्ध चल रहा है, उस समय भी होमलैंड को लेकर जो युद्ध चल रहा था पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, उसे आप जोड़कर देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन आत्मकथाओं में बहुत सारा इतिहास भी ये समेटे हुए रहती हैं। उस समय भी यहूदियों और पारसियों के बीच में इसी तरह का ये जो है युद्ध चल रहा था। उसे पिताजी पर विश्वास था। बेटी हमारे घर रख गया। 1-2 साल बीत जाते हैं, वह वापस नहीं आता। हमको लगा शायद बुढ़ऊ लंबा हो गया, पर पिताजी के मन में उन हीरो को बेचने का कोई लालच ना था। 2 साल के बाद वह वापस आता है, उसको अपना माल सही सलामत वापस दिया जाता है। ऐसे थे पिताजी। वैसे बंबई छोड़ते समय मुझे दुख बहुत हुआ था। ना जाने क्यों गांव पसंद ही ना था। बंबई की बत्तियों की रोशनी से झिलमिलाती दुनिया, ये शहर अंगूठी के पत्थर सा लगता। बहुत दिनों तक मुझे गांव में एक सपना दिखता रहा। एक ऊंची दीवार से मैं छलांग लगाता हूँ और तत्काल बंबई पहुंच जाता हूँ। बंबई में चाय के साथ पाव बटर मिलता है, कभी पाव मस्का। सिनेमा तो हमेशा ही देखता हूँ, मार धाड़ का। पिताजी ने एक बार माँ को खास तौर पर संत सखू दिखाया। पूरी पिक्चर के बाद माँ सखू के दुखों को देखकर रोती रही। उसे अपने दुख सखू के रूप में तो नहीं दिख रहे थे। उसका भी नाम सखू, शायद इसलिए पिक्चर पिताजी ने उसे दिखाई। ऐसी रुलाने वाली पिक्चरें मुझे कभी पसंद नहीं लगती। नादिया जॉन कावस की पिक्चरें मन को भाती। पीला हाउस में 4 आने में वे देखी जा सकती थी। मेरी उम्र के लड़कों के कितने मजेदार खेल, चिकोटी हज्जाब ई हज्जाब, कहा कि हाथ ऊपर कर देते, जेब में जो भी कुछ होता माल होता वह निकाल कर बाहर रख दिया जाता। पर कंचे और ताश खेलना कभी नहीं सीख सका। चिकोटी में हमेशा कूल्हों पर हाथ रखना पड़ता। यदि वहां हाथ नहीं रखता तो जोरदार तमाचा पड़ता। सामने ईसाई लोगों द्वारा शुरू किया गया नेबरहुड था। वहां लोहे के झूले, रपटना, सीसॉ आदि खेलने के माध्यम थे। तो यहाँ पर कई सारी कम्युनिटीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। महारों की बस्ती है, साथ में कावा खाने में यहूदी लोग हैं, पारसियों के शराब के अड्डे हैं और ईसाइयों द्वारा नेबरहुड में स्टार्ट किए गए बच्चों के लिए झूले, मतलब छोटा सा पार्क। तो इस तरह का जिक्र है सब लोगों के मिलजुल के एक ही कम्युनिटी के तौर पर रहने का।
नेबरहुड की दीवार पर बैठकर लड़के आने जाने वाली मोटर गाड़ियों के नंबर पर जुआ खेलते। इस खेल में मेरी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन विक्टोरिया के पीछे लटकना, उसके चाबुकों की मार खाना, ये सब कुछ थ्रिल लगता। पीठ पर फटी चादर बांधकर बगीचे में भटकना, टार्जन सा आवाज देना, इन सब में भी बड़ा मजा आता। इन सब खेलों में अब वंचित रहना पड़ेगा, इसी बात का अफसोस हो रहा था बम्बई छोड़ते वक्त। उन दिनों रेल से जाने पर घोटी उतरना पड़ता। वैसे हम घाट के रहने वाले, तालुके में सहयात्री की कतारों में एक रास्ता गया है, ऊंचा कल सुबाई का शिखर, वहां से बंबई द्वीप समूह स्पष्ट दिखते। ये सब पुराने लोगों की बातें। जन्म गांव के पास ही अमृत वाहिनी प्रवरा नदी बहती है, गांव पहाड़ों की गोद में। तालुके में देश के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला विशाल बांध भंडार हरा, उसका पानी नीचे कोपर गांव, श्री रामपुर आदि तालुकों में जाता है। शक्कर, गन्ना और मौसम्बी के बगीचे होते। वैसे हमारा तालुका सूखा, पथरीला, पत्थरों का देश, कोट अनकोट। यह वर्णन शायद हमारे तालुके को देखकर ही कविता में आया होगा। तो पथरीला प्रदेश मस्ट भी ये जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं या सदर्न प्लेटू कहते हैं। यदि आप मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत सारा इलाका जो है दक्कन के पठार के अंदर आता है। तालुके के अधिकतर आदिवासी शक्कर, ठाकर, धीवर, लंगोटी पहनने वाले, परंतु मेरा गांव बहुसंख्यक मराठों का। घोटी में संगमनेर तक मोटर यात्रा। उस जमाने में राज्य परिवहन नहीं था। तालुके के एक धनी मारवाड़ी का बस का धंधा था, जिसमें आदमी भेड़ बकरियों से ठूंसे जाते। छत पर भी लोग। गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सवार होता तो उसके लिए घर के सामने बस खड़ी होती। ड्राइवर के पास की सीट उसके लिए रिजर्व होती। ऐसी बसों से गांव जाने की बात अच्छी तरह याद है। घोटी तक में विदाउट ही रहता, मतलब विदाउट टिकट। छोटे बच्चे का टिकट लेकर क्या फायदा, ऐसी माँ बाप की धारणा रही होगी। मैं विदाउट हूं, कभी भी पकड़ा जा सकता हूं, यह डर तो हमेशा ही चेहरे पर रहता। स्टेशन आते ही अंधेरे में टीसी की आंख बचाकर मैं बाहर आता हूँ। माँ पिताजी मुझे प्लेटफॉर्म पर ही खोजते हैं। मैं उन्हें अंधेरे में ही इशारा करता हूँ। बाद में माँ पिताजी मेरी बहुत तारीफ करते हैं और बाद में ख्याल आता है कि सफेद चादर में लिपटी गठरी उतारने में की याद ही नहीं रही। वे संगमनेर चली गई। माँ को स्टैंड पर बिठाकर पिताजी और मैं गठरी की खोज में निकलते हैं। संगमनेर के स्टैंड पर मोटर मालिक के पास ये लावारिस गठरी पड़ी मिलती है। मालिक देने को तैयार नहीं। ये आपकी है, इसका सबूत। इस पर झंझट। मैं छोटा होने के बावजूद उसमें रखी चीजों के नाम बताता हूँ। मजेदार बात यह थी कि हम गांव से निकले, इसलिए बंबई के सभी गांव वालों ने हमें सामान की पोटलियां दे दी। उस पर अपना नाम लिखकर सुई धागे से सिया हुआ, भीतर की पोटली पर लिखे व्यक्तियों के नाम सब मैं बिना देखे बताता हूँ। तब मालिक को विश्वास होता है। मालिक गठरी वापस देता है। उसमें किसी का कोई माल नहीं रहता, बस यही मिर्च मसाला, किसी की सूखी मछलियां, किसी का खजूर पाव। हम यदि वे माल वापस ना करते तो ऐसी अफवाह उड़ती कि हमने ही वैसा हड़प लिया था। पिताजी इसलिए चिंतित थे। तो मतलब छोटी छोटी अपनी सेविंग्स में कोई मसाले भेज रहा है, कोई बम्बई की स्पेशल मछली भेज रहा होगा अपने घर वालों के लिए। कोई ऐसा सामान नहीं था कि जिसके खो जाने से चोरी का इल्जाम लगता। अपने बेटे की चतुराई के कारण माल मिल गया, इसका पिताजी को कितना गर्व हुआ क्या बताऊं। वे आते जाते गांव वालों से इस होशियारी का बखान करते। यदि मेरी छाती गर्व से ना फूलती तो आश्चर्य होता। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं और अगले एपिसोड में इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन फालतू के कमेंट से प्लीज बचिए। एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए कि किस किस तरह की पुस्तकों का पाठन अंबेडकर नामा के मंच से ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद कमेंट करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।